शादी को भी 1 ही महीना गुजरा था जब उसके रवैये में अजीब सी कड़ी निगरानी महसूस होने लगी। शुरू में मैंने उसे फिक्रमंद समझा, मगर जल्दी अंदाजा हुआ बल्कि शक और काबू पाने की कोशिश है। एक दिन उसने मेरे फोन में कुछ ऐप चेक करने के बहाने खोला और बजाय हंसकर कहा, तुम्हारे फोन में तो बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि मैसेजेस और कॉल्स के बारे में उसके पास ऐसी मालूमात होती हैं जो मैंने खुद नहीं बताई थी। मैंने मोबाइल की सेटिंग खोलकर देखी तो एक नामानुस ऐप छुपी हुई मिली, मगर उसके बारे में इतना था कि ये क्या करती है। बाद में पता चला कि ये स्पाई ऐप है जो मेरी हर सरगर्मी रिकॉर्ड करती है। दफ्तर में मेरी पोस्टिंग अचानक बदल गई। उसने कहा, घर करीब हो जाएगा तो आसानी होगी, थकन नहीं होगी। बज़ाहिर ही ख्याल रखने वाली बात थी, लेकिन हकीकत में उसने मेरे बॉस को फोन करके मिन्नत समझत की और फिर मजबूर किया कि मेरा तबादला करीबी ब्रांच में हो जाए। नई ब्रांच में मेरी मेज खिड़की के पास थी, मगर वहां वो अक्सर दोपहर को आ निकलता। मैं पास से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें ले चलूं, वो कहता, लेकिन हर बार मुझे महसूस होता कि ये महज मेरी सरगर्मियों पर नजर रखने का तरीका है। एक रोज उसने अलमारी के ऊपरी खाने से एक पुराना डब्बा निकाला और अंदर से चंद कागज और खतूत लहराए। ये किसके हैं? उसने तेज लहजे में पूछा। मैंने कहा, ये मेरी कॉलेज के दोस्त के खतूत हैं। देखो, नाम भी होगा उसका, मगर वो बसित था। ये तुम्हारे साबिका मंगेतर के हैं, मैं जानता हूँ। मैंने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि बहस बेफायदा थी। उसी रात उसने ये बात अपनी अम्मा को भी बता दी और अगले दिन ससुराल में इस पर बातचीत हुई। खोया कोई बड़ा जुर्म पकड़ा गया हो। दफ्तर में नई पोस्टिंग के बावजूद मैंने शाम तक काम मुकम्मल करने की आदत बरकरार रखी, मगर एक दिन देर से आई तो उसने कहा, तुमने ये शिफ्ट बदली ही इसीलिए थी कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त हो बाहर जाने का। मैंने वजाहत दी, मगर उसकी आंखों में यकीन न आया। पड़ोस में नया जोड़ा आया था। एक शाम वो दोनों हमारे घर आए। तुषार ने बाद में अजीब सा सवाल किया, वो मर्द तुम्हें पहले से जानता है क्या? मैंने हैरान होकर कहा, बिल्कुल नहीं, वो तो पहली बार मिला है। उसने कोई जवाब न दिया, मगर अगले दिन मैंने देखा कि घर के दाखिली दरवाजे के पते में एक नन्हा सा कैमरा लगा हुआ है, जिसका जाविया सीधा गली की तरफ था। माली मामला पर उसने मुकम्मल गिरफ्त कायम कर दी। मेरा एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया और कहा, घर का खर्च रोजाना कैश में देना बेहतर है, हिसाब सीधा रहेगा। उसने रोज के लिए 2000 रुपए की हद मुकर्रर कर दी। पहले महीने के वाकयात के बाद मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो अपने मंसूबे को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहा है। पिछली बार कैमरा बते में छुपाया था, आप किचन की अलमारी के ऊपर 2 नए कैमरे लगा दिए। मैंने सुबह नाश्ता बनाते हुए पूछा, ये किसकी है? वो बोला, चूहे बहुत है, हर तरफ घुस जाते हैं। लेकिन उनका जाविया देखकर साफ लगा कि ये चूहों के लिए नहीं, बल्कि डाइनिंग टेबल और बाहर के दरवाजे पर नजर रखने के लिए है। फिर उसने घर में एक नया असूल नाफिज कर दिया, जो भी डिलीवरी बॉय कुछ लाए उसका नाम, नंबर और दस्तखत रजिस्टर में दर्ज होंगे। ये सब सिक्योरिटी के लिए है, वो कहता। मगर हकीकत ये थी कि बाद में उन्हीं नंबरों पर फोन करके पूछता, तुमने क्या बात की थी, किसने ऑर्डर दिया? मैंने एक दिन पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं पार्सल वालों से कौन सी खुफिया बातें कर रही हूँ? वो हंसा नहीं, बस नजरें घुमा कर बोला, पता होना चाहिए। चंद दिन के बाद मेरे मोबाइल पर 2 नए फेक अकाउंट से मैसेज आने लगे, खैरियत है और आप कहाँ रहती है? शुरू में मैंने नजरअंदाज किया, फिर एक दिन जवाब दिया, कौन? उसी रात खाने के बाद उसने अचानक कहा, तो ये तुम फेसबुक पर अजनबियों से बातें कर रही हो? मैंने कहा, मैंने तो बस पूछा था कि कौन है। वो मुस्कुरा कर बोला, ये दुनिया तुम्हें इतनी भी नहीं पता? तब मुझे शक हुआ कि ये अकाउंट्स उसी ने बनाए हैं। एक दिन मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। उसने एतराज नहीं किया, बल्कि खुद साथ चलने का कहा। क्लिनिक पहुंचकर जब डॉक्टर ने कहा कि मुआयना अकेले में होगा, तो वो बाहर बैठ गया। लेकिन मैंने दरवाजे की तरफ से एक मोबाइल का कैमरा नजर आते देखा। बाहर आकर मैंने कुछ न कहा, मगर जहन में ये बात महफूज कर ली। महीने के वक्त में उसने कहा, गाड़ी वर्कशॉप ले जानी है। शाम को जब वापस आई तो मेरे मोबाइल पर जीपीएस ट्रैकर का नोटिफिकेशन आया। मैंने ऐप खोल कर देखी तो गाड़ी के अंदर एक नई डिवाइस रजिस्टर हुई थी। मैंने खामोशी से उसका सीरियल नंबर नोट करके अपने बैग में रख लिया। उसी हफ्ते मुलाजमा ने आकर कहा, एबी जी साहब अक्सर आपके कमरे में लॉकर खोलते हैं। मैंने लॉकर के अंदर एक छोटा सा कागज इस तरह फंसाया कि अगर लॉकर खोला जाए तो उसका रुख बदल जाए।
अगले दिन वो कागज उल्टा पड़ा था, यानी लॉकर की चेकिंग की जा रही थी। दफ्तर में मैंने एक फर्जी पर्सनल कोर्स में दाखिला लिया, जिसका असल मकसद हफ्ते में एक दिन फैमिली लॉ के लेक्चर सुनना था। वहाँ एक खवातीन प्रोटेक्शन हेल्प डेस्क की अफसर मिली। मैंने उसे मुख्तसरन हालात बताए तो उसने कहा, दस्तावेजी शवाहिद बचाओ, अभी कोई जल्दी कदम ना उठाओ, वरना वो दिफा में सब मिटा देगा। इसी दौरान उसने मेरे बैंक अकाउंट पर जॉइंट ऑपरेटिंग राइट्स के लिए दरखास्त दी। बैंक ने मुझे OTP भेजा। मैंने इनकार कर दिया और कहा मैंने कोई इजाज़त नहीं दी। शाम को उसने कहा, घर का खर्च एक ही अकाउंट से होना चाहिए, ये सब बकेड़ा ख़त्म कर दो। मैंने जवाब दिया, मैं तो कैश का हिसाब रख सकती हूँ, तुम फिक्र न करो। फिर एक नया उसूल आया, घर से बाहर जाते वक्त अपना शेड्यूल लिख कर देना होगा, ये सिक्योरिटी का हिस्सा है। वो कहता, मैंने एक दिन जानबूझकर फर्जी लोकेशन ली। शाम को वापसी पर उसने कहा, तुम वहां नहीं गई थी, तुम्हारी लोकेशन कुछ और थी। मुझे यकीन हो गया कि वो GPS से मेरा पीछा भी कर रहा है। एक दिन उसने अलमारी में से मेरा पासपोर्ट निकाल कर कहा, ये कब बना, किसने स्पॉन्सर किया था? मैंने कहा, शादी से पहले का है, अपने पैसों से बनाया था। उसने पासपोर्ट वापस न दिया। मैंने उसकी फोटोकॉपी अपने वकील के पास भेज दी। उसने एक खुफिया अलमारी बनवाई जिसमें कफल के बजाय डिजिटल लॉक था। मैंने उस अलमारी का कोड निकालने की कोशिश नहीं की, मगर एक दिन मुलाजमा ने बताया कि इसमें कागजात और कोई छोटा आला रखा है। एक और चाल ये थी कि उसने घर के वाईफाई पर एक नया यूजर नेम बनाया और मेरा डिवाइस उस पर कनेक्ट किया। मैंने इत्तेफाकन वो ट्रेसिंग खोली तो पता चला कि उस यूजर पर एक मॉनिटरिंग टूल चल रहा है। पिछले हफ्तों की निगरानी और काबू पाने के खेल के बाद यह दिन सबसे ज्यादा गैर मुतवक्के था। जुमे की दोपहर दरवाजे पर बेल बजी। मैं किचन में थी। जाग कर देखा तो वो खड़ा था जिससे मेरी मंगनी बरसों पहले टूटी थी। उसका चेहरा संजीदा और आंखें इर्द गिर्द देख रही थी, जैसे किसी खुफिया कैमरे या माइक को तलाश कर रहा हो। तो अंदर नहीं आया, दरवाजे की चौखट पर ही खड़ा रहा। हल्की से सरगोशी में बोला, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। उसने तय किया हुआ एक भूरा लिफाफा बढ़ाया। मैंने हाथ पे लिया तो महसूस हुआ कि अंदर कोई सख्त सी चीज है। उसने कहा, अभी न खोलो, जब अकेली हो तब देखना। मैंने कहा, ये सब क्या है? वो बोला, बस याद रखना कि हर तस्वीर और हर फाइल की कॉपी महफूज है। तुम पुरानी बातों के बावजूद ये जानने की हकदार हो। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। वो पलटा और गली के कोने पर जाकर गायब हो गया। दरवाजा बंद करने के बाद मैंने जल्दी से पर्दे गिरा दिए, लिफाफा खोला तो एक USB और 3 रंगीन फोटो निकले। पहले में शौहर एक फार्म हाउस के गेट पर सिया SUV के साथ खड़ा था। तस्वीर के नीचे तारीख दर्ज थी। ये पिछले महीने की थी, जब उसने कहा था कि वो बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर है। दूसरी तस्वीर में उसी SUV के पीछे मेरी खालाजाद का शौहर खड़ा था। दोनों एक दूसरे से बात करते दिखाई दे रहे थे। तीसरी में एक बड़े हॉल का मंजर था। मेजें सजी थी और एक स्टेज के पीछे पर्दा था जिस पर प्रोजेक्टर की स्क्रीन चल रही थी। कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे थे और सामने वाली मेज पर एक फाइल खुली हुई थी जिस पर मेरी जायदाद का एरिया का नक्शा था। मैंने USB लैपटॉप में लगाई। 4 फोल्डर थे, प्लान, कॉल्स, पेपर्स, नाइट्स। पहले नाइट्स खोला, तारीख और वीडियोस थी। कई में शौहर मुख्तलिफ औरतों के साथ डिनर करता नजर आ रहा था। एक में किसी तकरीब में हाथ में शराब का गिलास दिए हंस रहा था और एक में वो SUV में एक नामालूम औरत को बिठा रहा था। फिर प्लान खोला, उसमें ऑडियो फाइल्स थी, आवाजें साफ थी। शौहर और उसके करीबी रिश्तेदार। एक रिकॉर्डिंग में वो कह रहा था, रजिस्ट्री का कागज मेरे पास है, बस एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बना लो और कुछ तस्वीर एडिट करवा लो, केस खुद बहुत जीत लेंगे। दूसरी में वही औरत बोल रही थी, औरत के किरदार पर इल्जाम लगा तो फिर कोई उसका साथ नहीं देगा। फोल्डर में मेरी जायदाद की रजिस्ट्री का रंगीन स्कैन था जो मेरी फाइल से गायब थी। उस पर एक और सफा जोड़ा गया था जिस पर मुस्तकबिल की तारीख में मुंतकिली का नोटेशन लिखा था। पेपर्स फोल्डर में कई कॉल लॉग्स के स्क्रीनशॉट्स थे। एक नंबर वही था जो उस शख्स के कार्ड पर लिखा था जो खुद को फैमिली सालिस कहता था। कॉल्स। मैंने हर फोल्डर का ऑफलाइन बैकअप बनाया। USB निकालकर बावर्ची खाने के आटे के डब्बे के नीचे छुपा दिया क्योंकि किचन में अब तक कोई कैमरा नहीं था। जैसे ही मैंने लैपटॉप बंद किया, बाहर गेट पर मोटरसाइकिल रुकने की आवाज आई। मैंने USB जेब में डाल दी और पानी का गिलास हाथ में पकड़ लिया। 10 मिनट के बाद शौहर अंदर आया।
उसकी कमीज पर सिगरेट के धुएं की बू और तेज कुलौन की खुशबू थी। ये कैसा दिन गुजारा तुमने? उसने आम लहजे में पूछा। मैंने कहा, बस घर की सफाई की, कुछ पुराने कपड़े समेटे। वो सीधा अपने कमरे में चला गया। मैंने तय किया कि इन तस्वीरों और वीडियोस की लोकेशन की तस्दीक जरूरी है। अगली सुबह मैंने एक बहाने से मोहल्ले की एक लड़की को बुलाया और उसे यूएसबी की एक कॉपी दी। मैंने कहा, ये बस अपने पास रखो, कुछ दिन बाद वापस ले लूंगी। उसने हैरत से पूछा, क्या है ये? मैंने कहा, फोटोज और वीडियोस, कुछ अहम चीज है, सवाल मत करना। शाम को मैंने पुराने दफ्तर के एक साथी को फोन किया। उसने कहा, फार्म हाउस का एड्रेस देना, मैं अपने दोस्त से ड्रोन शूट करवा लूंगा। मैंने तस्वीर का स्क्रीनशॉट भेजा। 2 दिन के बाद उसने ड्रोन फुटेज भेज दी। गेट वही था जो पहली तस्वीर में था। अंदरूनी हाल वही नजर आ रहा था जो तीसरी तस्वीर में था। उस फुटेज में 2 कारें खड़ी थी, एक एसयूवी और एक सफेद सेडान, जिसका नंबर मैंने नोट कर लिया। मैंने कॉल्स फोल्डर में मौजूद नंबरों को एक प्रीपेड सिम से डायल करके चेक किया। ज्यादातर नंबर या तो बंद थे या दस्तयाब नहीं आ रहा था, लेकिन एक नंबर पर एक मर्द ने फोन उठाया। मैंने फर्जी नाम से कहा, मैं हॉल की बुकिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। उसने फौरन जवाब दिया, आपको वही तारीख चाहिए जिस दिन साहब की मीटिंग हुई थी। ये सुनकर मेरा शक और पुख्ता हो गया। तीसरे दिन मैंने बैंक के एक जानने वाले से चुपके से पूछा, अगर किसी ने रजिस्ट्री के साथ लोन अप्लाई किया हो तो क्या पता चल सकता है? उसने कहा, जी, लेकिन सिर्फ असल मालिक या उसके नुमाइंदे की रिपोर्ट दी जा सकती है। मैंने कहा, अगर कोई जाली नुमाइंदा बने तो? वो बोला, तब केस पुलिस को जाएगा। मैंने इस बात का नोट बनाया। यहाँ आपके शौहर ने कहा, कल मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा, शाम तक नहीं आऊंगा। मैंने हल्का सा सरेराया, लेकिन दिमाग में ये था कि उस फार्म हाउस या हॉल की दोबारा मीटिंग हो सकती है। मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया कि वो ड्रोन वाले दोस्त को दोबारा भेजे। अगले दिन दोपहर को उसने बताया, आज गेट पर 4 गाड़ियां हैं, एक वही एसयूवी, एक सफेद सेडान, एक ब्लैक वैन और एक पिकअप ट्रक। मैंने ये सब नोट्स एक फाइल में शामिल कर दिए। अब मेरे पास न सिर्फ तस्वीर और वीडियोस थी, बल्कि लोकेशन की तस्दीक, गाड़ियों के नंबर और मुतालिका लोगों के फोन कॉल के सबूत भी थे। मैं जानती थी कि अगला मरहला ये सब एक नाकाबिल एतबार जगह पर रखना है, ताकि अगर कुछ हो भी जाए तो ये मवाद महफूज रहे। मैंने अगली सुबह वकील से मुलाकात का वक्त तय किया। उसके लिए गवाहों की 2 फहरिस्तें तैयार की। पहले रजाकार गवाह, जिनमें मेरा पुराना दोस्त और मुलाजिमा शामिल थी। दूसरी गाड़ी जानबदार गवाह, जैसे टैक्सी ड्राइवर और प्रिंट शॉप वाला। मुलाकात से 1 दिन पहले मैंने प्रिंट शॉप वाले को दोबारा फोन किया और कहा, वो फोटो संभाल कर रखना, हो सकता है दोबारा जरूरत पड़े। उसने कहा, कोई मसला नहीं, बस याद दिला देना। मैंने टैक्सी ड्राइवर को भी एक मैसेज भेजा, तुम्हारी फुटेज मेरे काम आई, शुक्रिया। उसने जवाब दिया, अगर मजीद रिकॉर्ड चाहिए हो तो बता देना, मेरे पास बैकअप भी है। घर में इस दौरान शौहर ने एक नया उसूल बनाया कि रात को खाने के बाद सबके मोबाइल डाइनिंग टेबल पर रखे जाए। मैंने इस पर इत्तेफाक जाहिर किया, मगर असल फोन किचन के खाने में रख दिया और मेज पर अपना पुराना फोन रख दिया। मैंने मुलाजमा को भी समझा दिया कि अगर कोई तुमसे पूछे कि घर में कौन कब आता है तो सिर्फ वही बताना जो हमने तय किया है। उसने हाँ में सर हिलाया। वकील की हिदायत पर मैंने जज्बात एक तरफ रखकर सिर्फ इकदामात पर तवज्जो दी। सुबह सबसे पहले यूएसबी लेकर गई। वहाँ टेक्नीशियन ने कहा, हम सबसे पहले इसका इमेज बनाएंगे ताकि असल डाटा महफूज रहे। चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म पर मैंने और वकील ने दस्तखत किए। फिर यूएसबी को एक सील पैक में बंद करके लैब लॉकर में रखा गया। इसका मतलब था कि बाद में कोई भी ये दावा नहीं कर सकेगा कि मैंने फाइल में तब्दीली की। लैब से बाहर निकलते हुए मैंने कहा, अब नादरा के पोर्टल पर रजिस्ट्री की वेरिफिकेशन करते हैं। हमने पेपर्स फोल्डर में मौजूद स्कैन अपलोड किया। नतीजा आया कि ये स्कैन असली रजिस्ट्री का कलर फोटो स्टेट है, मगर इसमें एक इजाफी सफ़ा जोड़ा गया है। इस सफ़े पर नकल मलकियत बराए फरीकैन लिखा था और तारीख मुस्तकबिल की दी हुई थी। वकील ने कहा, यह आमतौर पर तब होता है जब पहले कब्जा ले लिया जाता है और बाद में कागज का लीगल प्रोसेस मुकम्मल किया जाता है। ये सफ़ा उनके इदारे का सबूत है। हमने सफ़े पर लगी नोट रिसीव के नंबर पर कॉल की, नंबर बंद मिला। वकील ने कहा, यह भी जांच के काबिल है। अक्सर जाली मोहरें या चोरीशुदा सेल इस्तेमाल होती हैं।
मैंने उस नंबर की तफसील तलाश करने के लिए अपने एक जानने वाले को टेक्स्ट किया जो जिले के चेहरी में कलर था। लैब की रिपोर्ट शाम को आई। उसमें 2 ऑडियो फाइल्स के मेटा डाटा में तरमीम की तारीख दर्ज थी जो शौहर की बिजनेस मीटिंग वाले दिन की थी। मैंने कैलेंडर निकाल कर उस दिन का रिकॉर्ड लिखा और एसयूवी की लोकेशन फाइल से मैच की। वक्त और जगह तकरीबन एक जैसी थी। इस दौरान एक नई चीज सामने आई। पेपर्स के साथ मुंसलिक एक अलग फाइल थी जिसमें मेरा नाम हमल का शुबा लिखा हुआ था। दस्तखत किसी गायनी डॉक्टर के थे। मैं चौंकी क्योंकि उस तारीख को मैं अपने कोर्स में मौजूद थी और कोई मेडिकल चेकअप नहीं करवाया था। अगले दिन हम सीधे उस डॉक्टर के क्लिनिक गए। डॉक्टर ने फाइल देखकर कहा, ये मेरे दस्तखत नहीं है और ये लेटर ही जाली है। उसने फौरन एक तहरीरी बयान एफिडेविट दिया कि ये डॉक्यूमेंट छूटा है। वकील ने कहा, ये हमारे केस में अहम सबूत बनेगा। वकील ने तजवीज़ दी, अब हमें उल्टा वार करना है, मगर ये खानदान के अंदर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इसे दबाने की कोशिश करेंगे। पहले मुतालिका अथॉरिटीज फिर अवामी मंजर पर लाना है। मैंने सर हिलाया, लेकिन दिमाग में एक और मंसूबा भी था। मैंने तय किया कि अपनी जायदाद के असल कागजात का डिजिटल ट्विन बनाकर ब्लॉकचेन टाइम स्टैंपिंग पर अपलोड कर दूं, ताकि अगर किसी ने कागजों में तब्दीली की कोशिश की तो मेरे पास नाकाबिले इनकार डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद हो। रात को खाने के बाद शौहर ने अचानक पूछा, फोन क्यों साइलेंट है? मैंने कहा, बैटरी कम है इसीलिए साइलेंट कर दिया। हकीकत ये थी कि मैंने एक बेसिक फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि उसके स्पाई ऐप की कारकर्दगी बेअसर हो जाए। असल स्मार्टफोन घर पर रहता और एक बेसिक फ़ोन बाहर मेरे साथ जाता। अगले दिन उसने एक शख्स को घर बुलाया जिसे रिश्तेदार बताया। वो सादा कपड़ों में था लेकिन गुफ्तगू का अंदाज पुलिस जैसा था। उसने एक सवालनामा निकाला और पूछा, क्या आपकी कहीं और मरासिम है? क्या आपका किसी गैर से रब्ता है? मैंने सीधा कहा, मेरे वकील से बात करें, ये मेरे वकील का नंबर है। इस जवाब पर दोनों के चेहरे बदल गए। रात देर से शौहर आया। उसके साथ वही करीबी रिश्तेदार भी थी जिसकी आवाज़ प्लान फोल्डर की ऑडियो में थी। वो दोनों सीधे स्टडी रूम में गए। मैंने किचन में आकर माइक को रिकॉर्डर ऑन कर दिया जो डाइनिंग और स्टडी के बीच में रखा था। कुछ जुमले साफ निकल आए, कल वाली फाइल तैयार है और वक्त से पहले सब कर दो वरना मसला हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग ने मैंने फौरन कॉपी करके अलग फोल्डर में डाल दी। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि वो ज़्यादा मोहतात हो गया है, लेकिन यह भी कि अब उसे अंदाज़ा हो चुका था कि मामला उसके कंट्रोल से बाहर निकलना है। मैंने वकील से कहा, हमें जल्दी वो दिन तय करना होगा जब ये सब एक साथ सामने आए। वकील ने जवाब दिया, वो दिन जल्द आएगा और तब ये खेल एक तरफा नहीं बल्कि 2 तरफा होगा। कानून तुम्हारे साथ होगा। साबिका मंगेतर ने मुख्तसर सा पैगाम किया। उसी फार्म हाउस में हफ्ते की रात पार्टी है। गेट का पुराना चौकीदार मेरा वाकिफ निकला। हम लोकेशन लॉक बना लेंगे। मैंने जवाब दिया, मैं नहीं आऊंगी। तुम और वो मुलाजिम नंबर प्लेट्स नोट करना, वक्त भी साथ लिखना। उसी रोज शाम को शौहर ने पुरतारीफ लहजे में कहा, आज बिजनेस डिनर है, फोन कम उठाऊंगा, देर हो सकती है। मैंने रस्मी से अंदाज में सर हिलाया और किचन की फहरिस्त में ग्रोसरी लिखने लगी। रात 10 बजे साबिका मंगेतर का मैसेज आया। 2 गाड़ियों की नंबर प्लेट्स, एक वही एसयूवी, दूसरी खालाजात की शौहर की सेडान। 11 बजे उसने वॉइस नोट भेजा। 2 मर्द बाहर आए। एक कॉल पर कह रहा था, कल फाइल दफ्तर ले आओ वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। ये ठीक 11:12 पर हुआ। मैंने फौरन एक लाइन अपनी स्प्रेडशीट में दर्ज की, तारीख, वक्त, प्लेट्स, बयान। अगले दिन सुबह मैंने मुलाजमा को नाश्ता देकर दालान में एक पुराने संदूक के नीचे एक वॉलो क्लैम्प पे चिपका दिया। उसके अंदर मिनी डीवीआर था जिसकी बैकअप बैटरी 6 घंटे चलती थी और हरकत होते ही रिकॉर्डिंग शुरू कर देता था। मुलाजिम ने आहिस्ता से पूछा, बीबी जी ये क्या है? मैंने कहा, सफाई के लिए लगाया है। कुछ चूहे के निशान देखे हैं, तुम फिक्र न करो। दोपहर में मैंने कॉर्नर टेबल के नीचे भी एक छोटा सा स्टिकर माइक लगा दिया ताकि स्टडी के दरवाजे के पास आवाजें उठ सके। शाम को शौहर मामूल से जल्दी आया और सीधे स्टडी में गया। 10 मिनट बाद खालाजाद का शौहर पहुंचा। दरवाजा बंद हुआ तो डीवीआर के माइक में मध्यम गारें आई। साफ अल्फाज कम थे मगर रजिस्ट्री
और इद्दत के अल्फाज वाज़ेह सुनाई दिए। फिर एक जुमला टुकड़ों में रिकॉर्ड हुआ। दावत, शाम, सब एक जगह। जाते हुए वो शख्स बोल कर गया, कल शाम दावत पक्की? शौहर ने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ मेहमानों की लिस्ट तैयार है। मैंने अंदर ही अंदर अपने टाइमलाइन में निशान लगा दिया कि अब इज्तिमाई इंकशाफ से एक कदम पहले कानूनी कट लगाना लाजिम है। अगली सुबह वकील को अपडेट दिया। उसने कहा, एसेट फ्रीज और प्रोडक्शन ऑर्डर की ड्राफ्ट्स तैयार हैं, लेकिन हमें एक कलीदी दस्तावेज चाहिए, उस नोटरी सील वाले की असल शनाख्त का तस्दीकी रिकॉर्ड, सिर्फ बयान नहीं। मैंने कहा, रिटायर्ड नोटरी का हल्फिया हमारे पास है, मजीद क्या दरकार है? वकील ने बताया, इस सील की जारी होने की रजिस्टर बुक की कॉपी या थाने में दर्ज चोरी के FIR नंबर, साथ ही स्टैम्प फरोश के रिकॉर्ड की फोटो। मैंने नोटबुक में 3 कतारें खोली, रजिस्टर बुक, FIR नंबर, स्टैम्प फरोश का रजिस्टर। मैंने ट्रांसपोर्ट के रिकॉर्ड के लिए एक और जाविया खोला। शहर से बाहर जाने वाले टूल प्लाजा की चेक लॉग अपने जानने वाले ऑपरेटर से रब्ता किया। मैंने सिर्फ नंबर प्लेट्स दी। उसने कहा, कानूनी दरखास्त आने पर डाटा दे सकते हैं। अभी सिर्फ तस्दीक करूंगा कि रात को एक ही राउंड ट्रिप हुआ था। उसने बताया कि हफ्ते की रात 8:14 पर बाहर और 1:03 पर अंदर की एंट्री लगी है, जो फार्म हाउस के सिमत के रास्ते से मैच करती है। मैंने वकील को यह भी लिख कर दे दिया कि रस्मी तौर पर रिकॉर्ड मांगा जाए। दायमा निगरानी के रिकॉर्ड में मैंने मजीद 2 छोटे इकदाम किए। दालान के दूसरे कोने में पैरीमीटर मोशन सेंसर लगा दिया, जो हरकत पर टाइम स्टैम्प बताता है, और स्टोर रूम के दरवाजे के अंदर चौखट पर एक पतला सा कागज चिपका दिया। अगर दरवाजा खुलेगा तो कागज फट जाएगा। सुबह देखा तो कागज अपनी जगह पर था, यानी रात को अंदर कोई नहीं आया। अगले दिन सुबह में वुमेन डेस्क पर पहुंची और इब्तदाई शिकायत में मजीद शवाहिद की रोशनी में शिक के साथ नई दस्तावेजात की फहरिस्त जमा करवा दी। मोहर की FIR की कॉपी, स्टैम्प फरोश, रजिस्टर की तस्वीर, गेट रजिस्टर की तस्वीर, DVR की ऑडियो क्लिप्स, टूल प्लाजा कंफर्मेशन। एहलकार ने कहा, ये सीरियल वार सबूत है, आपकी दरखास्त पर फौरी नंबर लग जाएगा। उसने मुझे एक रेफरेंस नंबर दिया और कहा, किसी भी इमरजेंसी में यही दिखाएं। दोपहर में शौहर ने एक मुख्तसर मैसेज किया, आज शाम 8 बजे तक मेहमान आ जाएंगे, खाना सादा रखना। मैंने खामोशी से किचन में डिस्क बनाई, मगर साथ साथ अपने बैकअप सिस्टम चेक किए। लैपटॉप में वीडियोस, USB में क्लिप्स और क्लाउड लिंक, जिसे दोस्त ने पासवर्ड के साथ महफूज कर रखा था। मैंने लाइव अपलोड के लिए एक पुराना मोबाइल वाईफाई पर लगाकर पर्दे के ऊपर रख दिया, ताकि वक्त ज़रूरत रिकॉर्डिंग क्लाउड पर जाए। नोटरी सील के असल शनाख्त के तसलसल में मैंने रिटायर्ड नोटरी के साहिबजादे से मुलाकात रखी। उनने पुराना फाइल फोल्डर निकाला, जिसमें मोहरों की सीरियल नंबरात की डेट अक्टूबर से अगस्त तक की तब्दीलियां दर्ज थी। मैंने उस फाइल की मुतालिका सतूर की तस्वीर ली और एक मुख्तसर बयान लिखवाया। मोहर नंबर फला फला तारीख को गुमशुदा करार पा चुकी थी। उसके बाद कोई कानूनी दस्तावेज इस नंबर से जारी नहीं हुई। उन्होंने दस्तखत किए और शनाख्ती कार्ड की कॉपी मुंसलिक की। ये पीस अगले ही लम्हे वकील को भेज दिया गया। जवाब आया, ऐसे फ्रीज दायर कर देते हैं और प्रोटेक्शन ऑर्डर के साथ मिलकर ये सेट होगा। शाम ढलने मुलाजमा ने आकर बताया, बेबी जी साहब ने कहा है ऊपर स्टडी में कोई ना आए, वहीं मेहमान बैठेंगे। मैंने उसे हिदायत दी, जब वो आए तो पानी दा रख देना और जो ट्रे लेकर जाओ कॉर्नर टेबल के करीब रखना। उसके नीचे एक चाबी है, उसे छेड़ना नहीं, बस ख्याल रखना कि कोई हाथ न डाले। ये वही माइक्रो रिकॉर्डर था जिसे मैंने सुबह चार्ज करके रखा था। 8 बजे 2 कारें गेट पर रुकी। मैंने किचन के पर्दे की ओर से देखा। चेहरे पहचाने, एक बिजनेस पार्टनर और एक दरमियानी उम्र का वकील नुमा शख्स। स्टडी में दरवाज़ा बंद हुआ तो DVR ऑडियो में गुसर फुसर शुरू हुई। कुछ जुमले साफ आए, फाइल कल मौजूद होनी चाहिए, रजिस्ट्री का सफ़ा नंबर 3 मत बदलना, इद्दत के बाद कागज रखना आसान होगा। मैंने टाइम स्टैम्प लिखे और साथ ही लाइव अपलोड भी ऑन रखा। इस दौरान साबिका मंगेतर ने टेक्स्ट किया। मुलाजिम ने बताया, फार्म हाउस के अंदर आज कुछ फाइलें कमरों से हटाई गई हैं, शायद मुंतकिल की तैयारी है। मैंने वकील को अपडेट किया। उसने जवाब दिया,
कल सुबह 9 बजे अदालत में एसेट फ्रीज और प्रोटेक्शन ऑर्डर फाइल कर देते हैं। शाम की दावत अपनी जगह, लेकिन कानूनी दस्तावेज पहले जमा होनी चाहिए। मैंने ठीक लिख कर सेंड किया और बैग में तमाम कागजात तरतीब से रख दिए। रात करीब 11 बजे मेहमान रुखसत हुए। स्टडी का दरवाजा खुला। कुछ और ने आम लहजे में कहा, कल थोड़ा जल्दी उठ जाना, घर में मेहमान ज्यादा होंगे। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, ठीक है। अंदर आकर मैंने डीवीआर निकाला, फाइलें लैपटॉप में मुंतकिल की। 2 कॉपियां बनी, एक क्लाउड पर, एक पुरानी हार्ड ड्राइव पर। फिर मैंने उसी कागजी सिलसिले की आखिरी कड़ी बंद की। नोट रिसील के हल्फिए, रजिस्टर बुक, FIR, गेट रजिस्टर, ऑडियो क्लिप्स, टूल लॉक कंफर्मेशन, सब एक वाइट फोल्डर में नामवार तरतीब दे दिए। अगली सुबह अदालत का रुख, शाम को दावत का स्टेज, और इन दोनों के बीच मेरा फैसला पहले ही वाज़ेह हो चुका था कि अब खेल सबूत के साथ खेला जाएगा, इशारों से नहीं। अदालत में सुबह एसेट फ्रीज और प्रोटेक्शन ऑर्डर जमा कराने के बाद मैंने शाम की दावत की तैयारी पर मुकम्मल तवज्जो दी। दोनों खानदानों को एक ही पैगाम भेजा, हफ्ते की रात को सालगिरह और शुक्राने की महफिल है, सब ने आना है। किसी ने तफसील न पूछी, बस हामी भर दी। असल वजह मैंने किसी को नहीं बताई। घर के बड़े हॉल में 120 इंच की स्क्रीन नस्ब करवाई, साथ ही बैकअप प्रोजेक्टर एक तरफ खड़ा किया। बिजली जाने की सूरत में UPS और जनरेटर दोनों स्टैंड बाय पर रखे। 3 दर्जे की बैकअप का प्लान तैयार था। लैपटॉप में असल प्रेजेंटेशन, USB में मुकम्मल कॉपी और एक क्लाउड लिंक जिसे मेरा पुराना दोस्त पासवर्ड प्रोटेक्ट करके हैंडल कर रहा था। मैंने उसे हिदायत दी, अगर मैं मैसेज करूं, ऑनलाइन करो, तो फौरन लिंक एक लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को भेज देना। मेहमानों की फहरिस्त मैंने जानबूझकर गैर जानबदार आंखें शामिल की। मोहल्ले के इमाम साहब, वालिद के पुराने कुलीग और 2 खालाओं के शौहरों के बजाय खुद खालाएं, ताकि मर्दाना महफिल का दबाव न हो और औरतों की मौजूदगी में दबाव कम हो। दरवाजे पर फोटोग्राफर खड़ा करने का इंतजाम किया। उसे पहले ही बता दिया, जब मैं हल्का सा हाथ ऊपर करूं तो कैमरा हॉल की तरफ रखकर मुसलसल वीडियो रिकॉर्ड करना, रुकना नहीं। उसने मुस्कुरा कर कहा, समझ गया, शादियों से ज्यादा इवेंट का मजा आएगा। शौहर को मैंने तैयारी की तफसील नहीं दी, बस इतना कहा कि कुछ खास है, सबको बुलाया है। उसकी बेचैनी साफ थी। शाम को उसने 2 आदमी बाहर पार्किंग में खड़े कर दिए। मैंने मुलाजमा को कहा, लाइट डिमर के साथ जो छोटा मोबाइल में रख रही हूँ उसे हाथ न लगाना, ये खुद बखुद रिकॉर्ड करेगा और फाइलें अपलोड होंगी। रिस्क कंट्रोल करने के लिए वकील को करीबी की गली में पार्क करके बिठाया। उसके लैपटॉप पर इख्तियारी दरखास्तों के स्कैन खुले थे। ईमेल ड्राफ्ट तैयार था। मैंने कहा, इशारा दूं तो सब इदारों को एक साथ रवाना करना। उसने कहा, 2 मिनट का वक्फा भी नहीं होगा। दोपहर को मैंने हॉल की स्कैनिंग खुद मॉनिटर की, कुर्सियों को रुख स्क्रीन की तरफ, प्रोजेक्टर का जाविया, ऑडियो स्पीकर्स की पोजीशन सब नोट किया। एक टेस्ट रन किया ताकि वीडियो बगैर रुकावट की चले। मुलाजमा ने पूछा, बीबी जी, ये सब इतना परफेक्ट क्यों करवा रही है? मैंने कहा, सरप्राइज है। किचन में अलग मेज पर मेहमानों के लिए चाय, जूस और हल्की चीजें रखवाई ताकि वीडियो के दौरान किसी को इधर उधर जाने की जरूरत न पड़े। हॉल के एक कोने में मैंने अपना लैपटॉप रखा और उसके साथ ही एक पावर बैंक कनेक्ट किया ताकि अगर प्लग निकालने की कोशिश भी हो तो रुकावट ना हो। बैकअप प्लान का एक हिस्सा ये भी था कि मैंने USB की कॉपी इमाम साहब को पहले ही थमा दी थी। मैंने कहा, ये बस अपने पास रखें, आज रात के बाद आप समझ जाएंगे। वो खामोशी से मुस्कुरा दिए। शाम ढले मैंने मेहमानों की एंट्री लिस्ट मुलाजिमा को दे दी। मैंने कहा, जो नाम लिस्ट में नहीं है अंदर ना आने देना, चाहे वो साहब के दोस्त ही क्यों ना हो। दरवाजे पर खड़े फोटोग्राफर को भी कहा, अगर कोई अनजान चेहरा अंदर आए तो कैमरा उस पर रखना। शौहर घर आया तो हॉल की सेटिंग देखकर बोला, ये सब तुमने खुद किया? मैंने कहा, हाँ, सबको याद रहेगा। उसने मशकूक निगाह डाली मगर खामोश रहा। मेहमान आना शुरू हुए तो मैं हर किसी का इस्तकबाल खुद कर रही थी ताकि हॉल में कौन कहाँ बैठता है ये खुद तय कर सकूं। हम लोग जैसे इमाम साहब और खालाएं सामने की कतार में बैठी और शौहर के करीबी लोग एक तरफ। वकील को मैंने पहले ही कहा था, अगर मैं कहूँ अब तो तमाम इदारों को ईमेल भेज देना। उसने तस्दीक की, तुम्हारा सिग्नल बस एक लफ्ज होगा। आखिरी चेक के तौर पर मैंने स्क्रीन पर 1 मिनट का ट्रेलर चलाया। सब कुछ साफ था, USB बैकअप,
प्रोजेक्टर से भी कनेक्ट हो चुकी थी। जनरेटर का फ्यूज चेक करवाया, यूपीएस की बैटरी फुल थी। एक और एहतियात ये थी कि मैंने हॉल की छत पर लगी लाइट के साथ एक छोटा मोबाइल फिट किया जो ऊपर से पूरे हॉल को रिकॉर्ड कर रहा था। उसका वाईफाई कनेक्शन तो उसके क्लाउड से बराह रास्त मुझसे दिखता। दावत से पहले मैंने मुलाजमा को इशारा दिया कि ड्राइंग रूम के कोने में पानी की बोतलें रख दे। उसके नीचे एक पावर बैकअप डिवाइस छुपा हुआ था जो हॉल की माइक्रो रिकॉर्डिंग को 8 घंटे तक चला सकता था। सब तैयार था और मुझे पता था कि अगर इस रात कोई भी डिवाइस जब्त या खराब हो गई तो मवाद क्लाउड पर अपलोड हो चुका होगा। शोहर की बेचैनी बढ़ रही थी और मेरे लिए ये इत्मीनान काफी था कि इस बार सारी शतरंज की चालें मेरी मर्जी से चलेंगी। मेहमान अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके थे। केक काटने के बाद तालियां बजी तो मैंने माइक थामा और मुख्तसर कहा, एक फैमिली वीडियो है, सबने देख ली है। हॉल की लाइट्स हल्की करके स्क्रीन ऑन की, पहले फाइल चली। वही फार्म हाउस का बैरूनी मंजर, गेट पर तारीख और वक्त वासे, पसे मंजर में मौसीकी, अंदर मेजें सजी हुई। पिछली किस्त के मुताबिक मेरे पास जो ड्रोन और गेट रजिस्टर की तस्वीर थी उनका क्रॉस भी साथ साथ चलाया गया ताकि लोकेशन महज तस्वीर न रहे बल्कि रिकॉर्ड शुदा हकीकत बनकर सामने आए। दूसरी फाइल में एसयूवी और सेडान की नंबर प्लेट्स बड़ी स्क्रीन पर नुमाया हुई। नीचे टूर प्लाजा के कंफर्मेशन टिकट्स का स्नैपशॉट। तीसरी फाइल में होम कैंप के वक्त और मेरे दफ्तर की हाजिरी शीट को साथ रखकर दिखाया गया, जमाने के सिरों को सीधा करके कि कहानी कब कहाँ झूठी गढ़ी गई। कुछ लोग कुर्सियों में आगे झुक गए। खामोशी में सिर्फ प्रोजेक्टर की मध्यम खुन सुनाई देती थी। उसके बाद प्लान फोल्डर की मुख्तसर ऑडियो क्लिप चलाई गई। मर्द की आवाज, फाइल मूव करनी है, सफा 3 महीना ने देना। हाथ उनकी आवाज, सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा, किरदार पर बात रखो। एक रिश्तेदार ने भी अख्तियार कहा, आवाजें तो बहुत मिलती हैं। शौहर ने फौरन रिमोट की जानिब हाथ बढ़ाया, बस करो, ये घर की बातें हैं, मेहमानों के सामने तमाशे क्यों। मैंने माइक करीब करके साफ कहा, इस सब की 3 कॉपियां बैरूनी सर्वर पर अपलोड है, कोई रिमोट कुछ बंद नहीं करेगा। अगर एतराज है तो मेरे वकील से बात करें, वो बाहर मौजूद है। उसी पल हॉल के कोने में रखा टमर मोबाइल लाइव अपलोड कर रहा था। फोटोग्राफर ने मेरा इशारा पाकर कैमरा हॉल की तरफ मोड़ दिया और मुसलसल रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शोहर के दोस्त जो पार्किंग में खड़े थे अंदर घुसने लगे तो बैरूनी दरवाजे पर इमाम साहब और वालिद के कुड़ी का गया है। इमाम साहब ने ठहरे लहजे में कहा, बैठकर सुन लीजिए, बात मुकम्मल होने दे, फिर सब अपनी राय देंगे। मैंने वकील को मैसेज किया। अब वो गली के नुक्कड़ से ईमेल रवाना करने लगा। डॉक्टर का एफिडेविट, जारी मोहर के सबूत, टूर लॉग्स, गेट रजिस्टर की कॉपियां, सब मुतालिका महकमों, बैंक और वुमेन डेस्क को एक साथ चले गए। अगली फाइल में होम कैंप के टाइम स्टैम्प के साथ इतिहास शीट की तस्वीर विजुअल सिंक में दिखाई गई। मैंने मुख्तसरन कहा, ये वही दिन और वही वक्त है जिसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जबकि मैं दफ्तर में मौजूद थी। सास ने तेजी से पूछा, ये सब किसी ने तुम्हें दिया? मैंने जवाब दिया, वसीला अहम नहीं, सबूत अहम है। कमरे में बैठे लोगों ने गर्दन स्क्रीन की जानिब मोड़ ली। अब मुबहम स्टडी रिकॉर्डिंग की बारी थी। मैंने जाने से पहले कहा, आवाज कम है, आवाज कम है, मगर 2 लफ्ज साफ सुनाई देंगे। ऑडियो चली तो रजिस्ट्री और इद्दत के अल्फाज वाजे होकर उभरे। पर्दे के पीछे खड़ा टेक्नीशियन प्रोजेक्टर के साथ साउंड लेवल एडजस्ट करता रहा ताकि शोर न पड़े। शौहर के चेहरे पर पहली बार पसपाई का साया दिखा। उसकी खाला ने बुलंद आवाज में कहा, यह सब झूठ करा गया है। मैंने मेज से चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म उठाया, डिवाइस सील पैक में की गई इमेज बना, मेटाडाटा में महफूज। इमाम साहब ने फॉर्म पर चश्मा लगाकर नजर डाली और सर हिलाया। शौहर ने अचानक लाइट्स बंद करवाने की कोशिश की। उसने दीवार का स्विच दबाया मगर यूपीएस ने फौरन बोझ उठा लिया। प्रोजेक्टर ऑन रहा। उसने पावर केबल खींचना चाहिए तो पावर बैंक ने लैपटॉप को जिंदा रखा। वो रिमोट की तरफ बढ़ा तो फोटोग्राफर दरमियान में आ गया। माफ कीजिए, ये रिकॉर्डिंग जारी है। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, ताकत से नहीं, दलील से बात करें, वरना ये बराह रास्त लिंक बाहर चला जाएगा। मेरा पुराना दोस्त पहले ही क्लाउड लिंक हाथ में लिए बैठा था। मेरा एक एसएमएस पर यह पब्लिक शेयर हो जाना था। ससुरालियों के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर वाकई झूठे सर्टिफिकेट्स बने हैं तो कागज दिखाओ। मैंने बड़ी स्क्रीन पर जाली गायनी सनद दिखाई, उसके साथ डॉक्टर का एफिडेविट का स्कैन, साथ ही दस्तखत के नमूने का जूम इन। खतूत के खम में फर्क नुमाया।
किसी ने कुछ न कहा। शौहर के करीबी दोस्त ने मुदाखलत की। ये पुराने मामला थे, अब घर की बदनामी न करो। वालिद के कुलीग ने संजीदगी से जवाब दिया, बदनामी झूठ से होती है, सच से नहीं। मैंने वकील से कॉल पर छोटा सा प्रेयर किया। उसने बताया रिसिप्ट आ चुकी है, बैंक को नई ईमेल वसूल करनी है। वुमेन डेस्क का ऑफिसर भी ऑनलाइन है। अगर कोई हाथ उठाया या डिवाइस छीनी गई तो फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन है। मैंने स्क्रीन पर एक टाइमलाइन दिखाई। फार्म हाउस की रात, टूर लॉक के वक्त, गेट रजिस्टर की एंट्रीज, ऑडियो फाइलों का मेटा डाटा, सब एक कतार में। ये सिलसिला बयानी की नहीं, वक्त की गवाही है। मैंने कहा। सास्ते कमजोर आवाज में पूछा, तुमने ये सब कब जमा किया? मैंने जवाब दिया, जिस दिन कैमरा पते में देखा था उसी दिन से हर निशान महफूज कर रही हूँ। शौहर के चेहरे पर चंचलाहट पड़ गई। वो आगे बढ़कर मेरे लैपटॉप के पास आया। यही सब खत्म करो, मैंने हाथ रोक कर कहा। कानूनी अमल शुरू हो गया है। जो कुछ तुम छुपाना चाहते थे वो स्क्रीन से बाहर जा चुका है। उसी लम्हे मेरे फोन पर वुमेन डेस्क से एक पैगाम आया, आपकी शिकायत में नई दस्तावेजात शामिल हो गई, रेफरेंस नंबर फाल है। मैंने बुलंद आवाज में सतर पढ़ दी। सामने के सफ में बैठी खालाएं एक दूसरे को देखकर सहम गई। इमाम साहब ने मेरी तरफ रुक करके कहा, अगर मजीद मवाद है तो मुकम्मल कर लीजिए ताकि कोई मुहालता न रहे। मैंने आखिरी स्लाइड खोली। जायदाद के कागजात की डिजिटल ट्रेन के कंफर्मेशन कोड्स, उनकी टाइम स्टैंपिंग की रसीद और उस पर नोट। मलकियत में तब्दीली की हर कोशिश की सूरत में ब्लॉकचेन हैश बतौर सबूत पेश होगा। एक नौजवान कजन ने बड़बड़ा कर कहा, ये तो सीरियस तैयारी है। शौहर के पालकी में खड़े आदमियों ने अंदर आकर शोर मचाने की कोशिश की। दरवाजे पर खड़े वालिद के कुलीग ने कहा, मीटिंग चल रही है, मेहमान सिर्फ बैठने पर आएंगे। मुदाखलत पर पुलिस को कॉल होगी। मैंने उसी वक्त वकील को अगला सिग्नल दिया। उसने थाने के ड्यूटी ऑफिसर को कॉल मिला दी और मुख्तसर बताया कि घरेलू महफिल में सबूत पेश हो रहे हैं, सिक्योरिटी रिस्क हुआ तो गिरफ्त हरकत में रहे। मैंने माइक पर आखिरी बार कहा, मेरी इब्तदाई शिकायत दाखिल है। आज की रिकॉर्डिंग और पेश करता कागजात उसी फाइल का हिस्सा बनेंगे। शौहर की खारा ने फिर कहा, ये सब फ्रॉड है। मैंने मेज से चेन ऑफ कस्टडी दोबारा उठाया और कहा, ये फॉर्म्स और लैब की रसीदें अदालत में जाएंगी। अगर कोई फ्रॉड है तो हाँ साबित हो जाएगा। इस दौरान बैकअप प्रोजेक्टर की होल्डर ने आहिस्ता से बताया, जनरेटर ठीक है, पावर में कोई रखना नहीं आएगा। मैंने सर हिलाया और फोटोग्राफर से कहा, रिकॉर्डिंग महफूज रखना, बाद में फाइल मुझे मिल जाएगी। उसने जवाब दिया, 2 कॉपियां अभी क्लाउड पर अपलोड हो रही हैं। महफिल के फौरन बाद जब मेहमान निकल गए तो शौहर ने दरवाजा बंद करके कहा, बैठो, बात करनी है। मैंने कुर्सी पर बैठते ही मोबाइल निकाला और वकील को कॉल मिलाकर स्पीकर ऑन किया। शौहर ने पहले नरम लहजे में कहा, देखो ये सब गलतफहमी है, बाहर की बातें घर में ना लाओ। फिर उसका लहजा बदल गया, तुम कुछ नहीं दे पाओगी, असल कागज मेरे पास है। मैंने फौरन जवाब दिया, असल रजिस्ट्री वालिद के बायोमेट्रिक वाले स्मार्ट लॉकर में है। तुम्हारे पास जो कॉपी है वो ब्लॉकचेन पर टाइम स्टैम्प होने के बाद महज सेकेंडरी है। तुम्हारी तारीख वाला ड्राफ्ट जाली है और फॉरेंसिक से इसकी तस्दीक हो चुकी है। वकील ने स्पीकर पर कहा, इस जुमले को रिकॉर्ड कर ले, यह अदालत में जाएगा। शौहर एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर कमरे से निकल गया। अगले ही दिन वो बैंक गया और मेरे अकाउंट को फ्रीज करने की दरखास्त दी, मगर ब्रांच मैनेजर ने उसे कानूनी नोटिस दिखाया जो वकील ने एक दिन पहले ही फैक्स किया था। इसमें वाज़ेह था कि किसी भी ट्रांजैक्शन या मुदाखलत को अदालत की इजाज़त के बगैर गैर कानूनी समझा जाएगा। ब्रांच मैनेजर ने मुझे फ़ोन पर इत्तला दी, मैडम उन्होंने कोशिश की लेकिन हमने रोक दिया। मैंने शुक्रिया अदा किया और उस कॉल का रिकॉर्ड महफूज किया। उसी हफ्ते उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मैं घर छोड़ कर गायब हो गई। मैं पहले ही वालिदान के घर मुंतकिल हो चुकी थी और वुमेन डेस्क को मेरी लोकेशन मालूम थी। वुमेन डेस्क के इंस्पेक्टर ने शौहर की रिपोर्ट देखते ही उस पर मुसालियत लिखा और मुझे फ़ोन करके कहा, फिक्र न करें, कोई जबरी वापसी नहीं होगी, हम इसको क्लियर कर देंगे। मैंने इंस्पेक्टर से दरखास्त की कि वो इस जाली रिपोर्ट की कॉपी मुझे भी दें ताकि मुस्तकबिल में ये मेरे केस में शामिल हो सके। इस दौरान हमने नोटरी सील के नंबर की असल कहानी निकाली। तहकीकात से पता चला कि ये स्टैम्प एक रिटायर्ड शख्स के नाम से जारी हुआ था, मगर कई साल पहले उसके दफ्तर से चोरी हो गया था। वकील ने फौरन उस शख्स का हल्फिया बयान तैयार किया जिसमें उसने तस्दीक की कि वो मोहर उसके कब्जे में नहीं और उस पर दस्तखत उसके नहीं है।
ये बयान अदालत में जमा कराने के लिए हमारे पास एक मजबूत हथियार बन गया। खालाजाद की शौहर भी अचानक फोन पर बोला, मैं इस मामले से अलग हो रहा हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। हकीकत ये थी, एक स्टोरेज यूनिट की रसीद लग गई थी जो उसके नाम पर थी। उस यूनिट के बाहर सीसीटीवी फुटेज में शौहर और वो दोनों एक बॉक्स लेकर आते और अंदर रखते नजर आए। बाद में उसी यूनिट के अंदर से वही जाली मोहर और कागजात बरामद हुए। ये वीडियो भी हमने फॉरेंसिक के चेन ऑफ कस्टडी के साथ महफूज कर दी। मैंने वकील को कहा, जायदाद पर लिस्पेंडेंस के नोटेशन लगवाएं ताकि केस के दौरान कोई मुंतकिली या फरोख्त न हो सके। वकील ने इस नोटेशन की दरखास्त फौरी फाइल की और रजिस्ट्री ऑफिस को इत्तला दे दी। रजिस्ट्री ऑफिसर के क्लर्क ने तस्दीक की, अब कोई भी शख्स इस प्रॉपर्टी के कागजात पर कोई अमल नहीं कर सकता जब तक अदालत फैसला न दे। अदालत में पहली पेशी करीब आ रही थी। हमने फैसला किया कि दरखास्त में मारपीट ये घरेलू तशद्दुद की तवील कहानियां शामिल करने के बजाय कंट्रोल और जालसाजी के शवाहिद को तरजीह दी जाए। वकील ने कहा, ये केस जज्बात का नहीं, कागज और रिकॉर्ड पर जीता जाएगा। मैंने उसकी राय से इत्तेफाक किया। सुसालियों ने बार बार पैगाम भेजा कि मामला घर में ही तय करने, अदालत जाने की जरूरत नहीं। एक दिन उनका नुमाइंदा आकर बोला, बेटी, खानदान की इज्जत के लिए बेहतर है कि बैठकर सुलझा लो। मैंने सीधा जवाब दिया, रिश्ता तब बचता है जब एतमाद बचता है, और एतमाद हमने सबके सामने वीडियो में देखा। उसने चुपचाप नजरें झुका दी। उसके बाद शौहर ने एक और हरबा आजमाया। उसने अपने वकील के जरिए डोमेस्टिक रिकंसिलिएशन का नोटिस भेजा जिसमें दावा किया कि वो सुलह के लिए तैयार है। मेरे वकील ने उसका जवाब तैयार किया। मुसालहत तब मुमकिन है जब झूठे कागजात, जाली मोहरें और किरदार कुशी के मंसूबे की वजाहत दी जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई का सामना किया जाए। ये जवाब रजिस्ट्री पोस्ट से भेजा गया ताकि रिकॉर्ड में रहे। इसी दौरान मैंने अपने वालिदैन के घर पर सीसीटीवी इंस्टॉल करवाया क्योंकि इम्कान था कि कोई दस्तावेज या डिवाइस वापस लेने की कोशिश कर सकता है। एक रात वाकई गेट पर 2 मोटरसाइकिल सवार आकर रुके, मगर वालिद के गार्ड ने उन्हें देखकर आवाज दी तो वो फौरन चले गए। गार्ड के बयान को भी मैंने अपने शौहर की फाइल में शामिल कर लिया। अदालत में पहली समाअत पर जज ने वो पूरी हुक्म जारी किया। फैसला साफ था, शौहर मुझसे किसी भी सूरत में बराह रास्त या बिलवास्ता रब्ता नहीं करेगा, मेरे मौजूदा या साबिका रिहाइश में दाखिल नहीं होगा और मेरी जायदाद पर किसी किस्म की मुदाखलत या फरोख्त करने की कोशिश नहीं करेगा। यह हुक्म पुलिस स्टेशन, रजिस्ट्री ऑफिस दोनों को भेजा गया ताकि इस पर फौरी अमल हो। मैंने कमरे अदालत से निकलते ही वकील को कहा, कम अज कम अब रात को सुकून से सो सकोगी। 3 हफ्ते के बाद फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई। उसमें वाज़ेह लिखा था कि यूएसबी की ऑडियो फाइलें असली हैं, उनमें किसी किस्म की कोई कटाई या जोड़ाई के शवाहिद नहीं मिले। मेटा डाटा ने तस्दीक की कि ये रिकॉर्डिंग्स एक मुसलसल दौरानिये में हुई थी। स्टोरेज यूनिट की सीसीटीवी फुटेज ने भी तारीख और वक्त के साथ ये साबित कर दिया कि जाली कागजात और मोहर वहीं रखी गई थी। वकील ने रिपोर्ट में इस पर रखते हुए कहा, ये केस का सबसे मजबूत सतून है। शौहर ने वकील से इस पेशरफ्त के बाद मुसालिहत की पेशकश की। वो चाहता था कि मैं शिकायत वापस ले लूं, बदले में वो जायदाद पर दावा छोड़ देगा। मैंने वकील से पूछा, क्या हम ये मान दें? उसने सीधा जवाब दिया, जालसाजी और किरदार कुशी जैसा इल्जामात के बाद ये वापस लेना इंसाफ के खिलाफ होगा। मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, तो फिर केस आगे बढ़ाओ। चंद माह के बाद फैसला आया। अदालत ने मेरी जानिब से खुला की दरखास्त मंजूर कर ली और साथ ही जायदाद के तमाम कागजात मेरी मलकियत में बहाल कर दिए। शौहर पर एक महदूद मुद्दत के लिए माली और कानूनी जुर्माना भी आयद हुआ। जब कमरे अदालत खाली हुआ तो वकील ने कहा, ये महज एक मुकदमा नहीं था, ये एक मिसाल बनेगा। इद्दत के दिन शुरू हुए तो मैंने अपने लिए एक मंसूबा बनाया। एक कागज पर 4 नुकात लिखे, माली खुद मुख्तारी, कानूनी फहम, डिजिटल सेफ्टी और समाजी दायरा। मैंने अपने ज़ाती बैंक अकाउंट्स को अपडेट किया, ऑनलाइन बैंकिंग की तौरी तस्दीक वाले निज़ाम पर मुंतकिल हुई और हर बड़े लेन देन की रसीद को क्लाउड में महफूज करना शुरू किया। कानूनी फहम के लिए मैंने एक मुख्तसर कोर्स ज्वाइन किया। इसमें घरेलू कवानीन, जायदाद के हुकूक और डिजिटल शवाहिद की कानूनी हैसियत पर लेक्चर्स होते थे। वहाँ एक सीनियर वकील ने कहा, ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी का कम अज़ कम एक हिस्सा कानून समझने में लगाना चाहिए ताकि कोई दूसरा
उनकी नावाफियत का फ़ायदा न उठा सके। मैंने इस बात को नोटबुक में लिखकर महफूज कर लिया। डिजिटल सेफ्टी के लिए मैंने पुराने डिवाइसेस का मुकम्मल डाटा साफ किया, एंड टू एंड इनक्रिप्शन फाइल की और हर सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड बदल दिया। एक साइबर सिक्योरिटी माहिर से मुलाकात की, जिसने बताया अगर कोई आपकी निगरानी करे तो सबसे पहले आपको डिजिटल फुटप्रिंट को कम करना होता है। मैंने उसकी हिदायत पर अमल करते हुए अपनी निजी मालूमात का ज़्यादातर हिस्सा ऑफलाइन मुंतकिल कर दिया। समाजी दायरा बढ़ाने के लिए मैंने एक मकामी एनजीओ के साथ रज़ाकाराना तौर पर वर्कशॉप्स करवानी शुरू की। उन वर्कशॉप्स में मैंने खवातीन को बताया कि निगरानी, जीपीएस ट्रैकर और जाली कागजात जैसे हरबों का मुकाबला कैसे किया जाए। मैंने कहा, आप सबके सब मजबूत हथियार रसीदें, टाइम स्टैम्प और तीसरे फरीक गवाह है। जज्बात अच्छी बात है, लेकिन अदालत में सबूत बोलते हैं। इद्दत पूरी होने के बाद मेरे साबिका मंगेतर ने रस्मी तौर पर घर वालों के जरिए रिश्ता भेजा। मुलाकात में हमने जज्बात से ज़्यादा उसूल तय किए। मैंने कहा, मुश्तरका अकाउंट तभी जब दोनों के अलग अलग अकाउंट्स मुकम्मल फाल रहे। जायदाद अपनी अपनी, हर बड़े फैसले की तहरीरी मंजूरी और घरेलू निगरानी पर सिफर बर्दाश्त। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब मैं दिल से मानता हूँ। निकाह एक सादा सी तकरीब में हुआ। वलीमे में मेहमानों के सामने माइक पर मैंने एक जुमला कहा, किसी भी रिश्ते की बुनियाद शवाहिद नहीं हुआ करते, मगर जब बुनियाद हिला दी जाए तो शवाहिद ही पुल बनाते हैं। ये अल्फाज हॉल में गूंजे और कई खवातीन ने सर हिलाकर मेरी बात की तायद की। मैंने अपनी पुरानी यूएसबी डैश कैम की कॉपी और कानूनी फाइलें एक फोल्डर में रखकर महफूज कर दी। ईमेल ने यादगार नहीं बल्कि एक सबक थे। किस्सा कागजों और शवाहिद पर ख़त्म हुआ, मगर मेरे लिए ये एक नए दौर का आगाज था। मैंने देख लिया था कि जब आप होश के साथ कदम उठाते हैं और हर मुमकिन बैकअप रखते हैं तो कोई भी साजिश देर पा नहीं रहती। यही मेरी अगली ज़िंदगी का उसूल बन गया। खामोशी कमज़ोरी नहीं बल्कि एक मजबूत हिकमत अमली भी हो सकती है।